हेलो बच्चों। सीए की अकाउंट्स सीए फाउंडेशन के अकाउंट के लिए जो भी स्टडी करना चाहते हैं कर रहे हैं, फटाफट आ जाओ। सीए के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और 1.4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसे अभी हमने स्टडी करना है। इससे पहले का हमने पुराने वीडियो में कर लिया, एक बड़ा पुराने वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी गिवन एज फॉलोज: सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग और ट्रांसैक्शंस। सबसे पहले तो आपकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि इसका बेसिक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ business transaction, that is bookkeeping. All these recorded transactions are later on classified and summarized logically for preparation of financial statements and for their analysis and interpretation. ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है कि जितने भी आपके बिजनेस में एक एंटिटी के लिए, ठीक है, बेसिकली उस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए जितने भी इवेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सब में से जो इकोनॉमिक हैं, जिनकी कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू है, उन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक वे में, अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग सब बुक्स में उनको रिकॉर्ड करना और उनका प्रॉपर एविडेंस मेंटेन करना। बाद में ये लोग आप ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपके अलग अलग लेजर में जाते हैं। लेजर से फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, आपके बिल्कुल बेसिकली पीएल अकाउंट एंड आपका बैलेंस शीट। ठीक, बाकी के दूसरे और हल्के फुल्के होते हैं, बट मेनली एंड फॉर द एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, और उनके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। A settlement of results of every recorded transactions. Accountant prepare profit and loss account to know results of business operation for a particular period of time. अब ये सारी एक्टिविटीज हो गई, बिजनेस भी हो गया। अब बिजनेस करने का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, इस सबको एनालिसिस करके, समराइज करके, जो अकाउंटेंट और पीएनएल अकाउंट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, ताकि टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ताकि बिजनेस के ऑपरेशंस का रिजल्ट पता किया जा सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 1 साल के लिए, 15 दिन के लिए, आपके 6 महीने के लिए, एक वीकली, जो भी हिसाब किताब है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक, इसलिए लिखते हैं पीएल अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ, और बैलेंस शीट के साथ लिखेंगे एज ऑन। दिस इज द डिफरेंस, जो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। If revenue exceeds expenses, then it is said the business is running profitability. But if expenses exceeds revenue, then it can be said the business is running under loss. अगर बिजनेस की जो भी रेवेन्यूज हैं, इनकम्स हैं, वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं, तो हम कहते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है। अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा है और बिजनेस के रेवेन्यूज कम है, तो हम कहते हैं इसने लॉस अर्न किया है। The profit and loss account helps the arrangement and different stakeholders in taking rational decisions. अब जो पीएनएल अकाउंट है, वो मैनेजमेंट को भी और अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर, आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। जो भी बिजनेस के यूजर्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ताकि वो अपने रेशनल डिसीजन, अपने हिसाब से अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि कंपनी लॉस में जा रही तो क्यों जा रही है, अगर प्रॉफिट भी कमा रही है तो उसको और एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है, ताकि कॉस्ट और मिनिमाइज होती चली जाए और प्रॉफिट हमारा और इंक्रीज होता चला जाए। इस प्रकार से बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। हर वक्त एनालिसिस सो दैट प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड मोर, एंड इफ ए बिजनेस इज लॉस मेकिंग, द लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। For example, if business is proved to be remunerative or profitable, the cause of such a state of affair can be investigated by the management for taking remedial steps. ठीक है,
मैंने आपको बता दिया कि लॉस बन रहा है तो उस लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्या क्या हम कर सकते हैं, आखिर लॉस कहाँ बन रहा है, किस स्टेज में बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बन रहा है या हमारा ट्रेडिंग लेवल पे बन रहा है या आपके किसी दूसरे लेवल पे बन रहा है और किसी पर्टिकुलर यूनिट में बन रहा है, मतलब बहुत सी चीजें हैं। उस साथ से फिर आप लॉस को मिनिमाइज करें, प्रॉफिट की तरफ जाएं। और ऑलरेडी बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस। अगर ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो प्रॉफिट को और किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा एफिशिएंटली यूज करके, रिसोर्सेज का और मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करके, ये सब फैसले और ये सब डिसीजंस लेने होते हैं इनसाइडर्स को। और आउटसाइडर जैसे लेंडर वगैरह है वो भी अपना फैसले लेने चाहते हैं कि भाई कंपनी का लॉस में आ रही है तो क्यों आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग टैक्स की वो करना चाहते हैं, टैक्स चोरी करना चाहते हैं। आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आपके कंपनी अथॉरिटीज, बहुत से लोग हैं जो हर तरह की निगाह रखते हैं, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या ना हो, चाहे उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया हो या ना किया हो, कोई लैंड किया हो ना किया हो, कोई रिसर्च रिपोर्टर हो, वो भी सारी चीजें देखना चाहता है कि कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। Ascertainment of financial position of the business. Businessman is not only interested in knowing the results of business in terms of profit and loss for a particular period of time. ठीक। अब बिजनेसमैन को सब प्रॉफिट एंड लॉस से ही मतलब नहीं होता, बट इज आल्सो एक्सेस टू नो व्हाट ही owes to the outsider and what others on what he owns on a certain date। क्या तो उसने लोगों को देना है, क्या उसकी लाइबिलिटी है, और क्या वो खुद उसके पास अपनी एसेट्स हैं, पूरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, और उसने दूसरे लोगों को उसमें से क्या देना है, क्या उसका अपना है। इन चीजों को एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसको भी वो जानना चाहेगा। मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास प्लांट है, उन सबकी क्या वैल्यू है। मान लीजिए सबकी वैल्यू 100 रुपए है और मुझे देना 500 रुपया, तो बिजनेस में चीज को पहले जानना चाहेगा ना कि ये क्या चक्कर है भाई, टोटल मेरा सबको ले दे के 100 रुपया और देना मेरे को 500 रुपया, तो ऐसे बिजनेस एक्टिविटी ही क्यों करेगा, या जब तक उसका कुछ सुटेबल रीजन ना हो, ठीक ना। तो उसमें ये भी जानना होता है कि मेरी टोटल एसेट्स, मेरी टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है, टोटल एसेट्स मेरी कितनी है। एसेट्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपका ये प्लांट आ जाते हैं, आपका ऑफिस आ जाता है, आपके टेबल आ जाते हैं, आपके एसी वगैरह आ जाते हैं, एयर कंडीशनर्स आपके, और बहुत सी चीजें हैं। आपके ट्रांसपोर्टेशन की जितनी फ्लीट है वो सब आ जाते हैं, आपने कोई प्लांट रखा हुआ है, कोई जमीन लेके रखी है, सब चीजें, कितनी कैश इन बैंक है, कितनी आपकी कैश इन हैंड है, ये सब चीजें में मिला के कितने आपके डेटर्स हैं, ये सब चीजें बैलेंस शीट में आ जाती हैं। डेटर्स आपके कितने, क्रेडिटर्स आपके कितने, ये सब चीजें आपकी पीएल अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आप पीएल अकाउंट देखेंगे कभी नहीं समझ पाएंगे कंपनी की देनदारियां कितनी है, कंपनी की लेनदारियां कितनी है, बैंक रिसीवेबल्स कितने हैं कंपनी के, या दूसरे रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स कितने हैं, वो सब चीजें आपको उसमें बैलेंस शीट में मिलेंगी। तो इस चीज के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। द बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम is should be noted a particular point of time, not for the period of time, and helps in asserting the financial health of the business। और इससे पता चलता है बिजनेस एक्चुअली कितना साउंड है। हो सकता है बिजनेस का बेस बहुत वीक हो, बिजनेस की कंडीशन बहुत पुअर हो, लेकिन फिर भी कंपनी कितनी वजहों से फॉर ए पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट कमा रही हो, लेकिन कंपनी की अंदरूनी हालत बहुत गड़बड़ हो, कंपनी की एसेट्स, कंपनी लोन पे ही जिंदा हो। तो ये सब चीजें तो जाननी पड़ती है किसी कंपनी को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए। सब कंपनी ने प्रॉफिट बना रखा है 100 करोड़ रुपए का, ही इज नॉट इनफ ना, इतना काफी नहीं है। कंपनी कल स्टैंड भी कर पाएगी, या आज तो कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, अगले फाइनेंशियल में कंपनी वो आपकी इंसॉल्वेंसी की रिपोर्ट कर रही है, इंसॉल्वेंसी फाइल कर रही है, तो कंपनी तो गई, और जितने भी उसके लैंडर्स हैं जो कुछ भी उनको कहा क्या मिलना है, तो फिर बाद की बातें हो जाती हो। तो बैलेंस शीट आपको बताती कंपनी एक्चुअली कहाँ खड़ी है, और बैलेंस पीएल अकाउंट बताता है कंपनी जो एक्टिविटीज कर रही है और एक्टिविटीज का क्या आउटकम बाहर आ रहा है।
कंपनी की एक्टिविटीज और कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन अगर असल पोजीशन आपको बैलेंस शीट बताएगी, और जो एक्टिविटी जो कर रही हैं कंपनी, उन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या हो रहा है वो चीज बताएंगी। हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही, लेकिन कंपनी अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट करके, अगर कंपनी के पीछे बैलेंस शीट बढ़िया है तो प्रॉफिट अर्न कर सकती है कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की कंडीशन ही बहुत खराब है तो कंपनी आज नहीं तो कल ही तो परसों जाएगी जाएगी। तो ये दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बताया, कंपनी की टोटल एसेट्स है 100 रुपया और कंपनी के लेनदार है टोटल 500 रुपया, तो कंपनी जब मर्जी खत्म हो जाएगी। इसी को आप करोड़ों में लेना चाहे तो समझ लें कंपनी की टोटल एसेट्स है 100 करोड़ रुपए और कंपनी की टोटल देनदारी है 500 करोड़ रुपए। कंपनी लोन रिडन है, 500 करोड़ वाले जब भी चाहेंगे कंपनी को खत्म कर देंगे, तो कंपनी ऑपरेशन ही कहाँ से कर पाएगी। इतना तो जो लोन है या दूसरी चीजें उनके इंटरेस्ट में कंपनी का निकल जाएगा। ये अभी मैं ना आपको बिल्कुल हेथोटिक, बिल्कुल आपको जो एक्चुअल कंडीशन है उससे दूर हटके आपको बिल्कुल काल्पनिक आंकड़े लेकर चीज बताना चाह रहा हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। एक कंपनी है जो कि 1,000 रुपए जिसकी टोटल कॉस्ट है, और 2,000 रुपए का लोन लेकर माल खरीद कर उसको सेल कर रही है, और उसके ऊपर 1,000 रुपया कंपनी बना लेती है। ओके। अभी कंपनी का को क्लियर अकाउंट दिखाएगा कि कंपनी ने 1,000 रुपये बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2,000 का तो कंपनी के पास लोन ही लोन है। अगर कंपनी पूरी का पूरा चुका दे और पूरी पूरी एसेट भी सेल कर दे, तब कहीं जाकर लोन रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि 2,000 रुपये का लोन है और 1,000 रुपये कंपनी की वैल्यू, 1,000 कंपनी ने बनाया है। क्या करेगी ये कंपनी। तो ट्रू आपको जो पिक्चर है वो दोनों स्टेटमेंट बताएंगे। सब एक स्टेटमेंट के बेस पर आप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। ये आपकी बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस है, और ये आपकी पी अकाउंट की इंपॉर्टेंस है। दोनों चीजों की अलग अलग इंपॉर्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। जहां आपको एक्सप्लेन ना समझ में आएगी उन चीजों को आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछें। अब पॉइंट नंबर 4, providing information to the user for rational decision making. Accounting as a language of business communicate the financial results of enterprise to various stakeholders by means of financial statement. Accounting aims to meet the information needs for the decision makers and help them in rational decision making. इसके अंदर आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट रहना चाहिए। ठीक है ना। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, communicate financial results of an business entity। बिजनेस एंटिटी के लिए अकाउंटिंग हो रही है उसी के रिकॉर्ड करेगी। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड और मैं उसका ऑनर हूँ, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, एमडी हूँ, और मैं अपने लिए गाड़ी खरीदता हूँ, उसका कंपनी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसैक्शन कंपनी के लिए नहीं हुआ। ठीक है ना। इन तो जो बिजनेस इंटरप्राइजेस का इवेंट है उसी को नोट करेंगे, उसी के रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन इंटरप्राइज, अगर इंटरप्राइज के फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इंटरप्राइज की इवेंट तो ट्रांसैक्शन को तो नोट डाउन किया होगा ना। मेरे ट्रांसैक्शन को नोट करके, मेरे ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करके इंटरप्राइज की कंडीशन को नहीं बताया जा सकता। ठीक है ना। कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन इंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, अलग अलग जो भी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको। अब कैसे बताती है, बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके बैलेंस शीट हो गया, आपका पिलन अकाउंट हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, इन चीजों के थ्रू। अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजन मेकर है उनकी नीड्स को पूरा करने का उद्देश्य अकाउंटिंग का है, उसको पूरा करने का नाम अकाउंटिंग का है।
एंड हेल्प देम इन रेशनल डिसीजन मेकिंग, ताकि वो एक रेशनल बुद्धिमानी वाला फैसला ले सकें। इस पर्पस के लिए अकाउंटिंग काम करती है, और इस पर्पस के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है, कम्युनिकेट करती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपकी लेजर से सब कुछ लिया जाता है, और लेजर में सब कुछ आपके बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री से आता है, ठीक है ना। प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री से यहाँ से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वाउचर एंटर करने से। वो वाउचर उसके बाद आपका लेजर में जाता है, लेजर आपका फाइनल अकाउंट में जाते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट्स को कम्युनिकेट किया जाता है प्रॉपर्ली ऑडिटिंग के बाद, प्रॉपर्ली सीए के स्टाम्प के बाद आउटसाइडर से। ओके, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। अगर कंपनी के ऊपर 500 रुपए का लोन है और कंपनी की कंडीशन 1000 रुपए है, सॉरी कंपनी की एसेट 100 रुपए है, तो कंपनी की सॉल्वेंसी कहाँ से हुई ना। मैंने इसी एग्जांपल में ये पॉइंट भी आपको लगभग लगभग क्लियर कर दिया था। तो कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, कंपनी कल को अपनी प्रोमिस को मीट भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंपनी एग्जिस्ट भी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आपने अभी मार्केट में आप तो बहुत ज्यादा न्यूज का इन्फ्लो हो गया, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां सब लोन के कारण इतनी परेशान हैं, वो कुछ ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे, वो कोई ट्रांसेक्शन ही नहीं ले पा रहे अभी उनकी जो कंडीशंस हैं लोन के कारण, कि जितना भी रेवेन्यू आता है उससे ज्यादा रेवेन्यू तो उनका इंटरेस्ट में निकल जाता है। तो ये चीज आपको बैलेंस शीट बताएगी, आप उसमें क्रेडिटर्स देखेंगे, लैंडर्स देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, तो आपको समय कंपनी की देनदारियां कितनी है। और दूसरी चीज रिसीवेबल्स कितने, पेबल्स कितने कंपनी के। By preparing the balance sheet, may not only reveals what is owned and what is owed by the enterprise, but also gives information regarding concerned ability to meet liabilities in short run liquidity positions and also in long term solvency position and when they fall due। ये सब चीजें आपको बैलेंस शीट देखकर ऑफ कोर्स पता चल जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप दो चीज नोट कर लेना, सॉल्वेंसी पोजीशन इज इन द लॉन्ग रन एंड लिक्विडिटी पोजीशन इज फॉर द शॉर्ट रन। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। एंड ओवरव्यू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग डिप्टे इन द चार्ट बिलो, वही चीजें इसमें फिर आपको बता दिया है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये आपका बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस तक खत्म होगी बात। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस ही मीट नहीं होता, आपका टैली नहीं होता, तो ये सारा पीछे जो भी किया गलत है। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, बट इसका लिए फिर भी बुक्स में गड़बड़ हो सकती है, फिर भी स्टिल हो सकती है, लेकिन ये मोटा मोटा आपको अनुमान दे देता है कि बुक्स शुड बी ओके, बट इज नॉट फुल प्रूफ मेथड। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो आपकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री ओके है, लेजर ओके है, इस टाइप का कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये एक आइडिया दे देता है बस, ठीक है। एज सेटलमेंट ऑफ रिजल्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आपको रिजल्ट बता देंगे। एज सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको बैलेंस शीट बता देगी। और फिर उनको कम्युनिकेट करना टू वेरियस, अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनती है। इनसाइडर्स के लिए कुछ अलग तरह की रिपोर्ट हो सकता है बनाए, कुछ ज्यादा उसके अंदर डिटेल्स दे दें, वो डिटेल आपको एज ए आउटसाइडर नहीं दे, क्योंकि सारी कंपनी की डिटेल कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी ऐसा नहीं कि पब्लिक कर देंगे वो, ठीक है। बट अप टू ए लिमिट, जैसे कि कंपनी जैक, इनकम टैक्स रूल्स वगैरह जो कुछ भी टाइम टू टाइम इश्यू होते रहते हैं, वो जो भी डिक्टेट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की जाती ही है। और एक मॉडल बेसिस पे कोई दूसरी इंफॉर्मेशन भी है जो कि एंड यूजर को, एंड यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करती, वो इंफॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम इश्यू की जाती है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है वो आपको इश्यू नहीं भी की जाती। अब ये मत सोचे कि जो इन्फो शेयर होल्डर की डेस्क पे जा रही है वो इन्फो आपके पास भी आएगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कोई सिग्निफिकेटेबल चेंज हो, कि आपको बता दिए कि कंपनी 50,000 करोड़ रुपए कमा रही है
और जो शेयर होल्डर के पास गए या जो उसके बोर्ड में गया, वहां पर 1,000 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही थी। ऐसा नहीं होने वाला, ये बात नहीं है। बट आई वांट टू हाईलाइट ओनली दिस पॉइंट, बहुत सी डिटेल्स मैनेजर्स के लिए होती है, बहुत सी डिटेल्स बोर्ड के लिए होती हैं, सारी डिटेल्स सारी लोगों के लिए नहीं होती। राइट इंफॉर्मेशन, राइट पर्सन, राइट टाइम। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये चीज तो 10 बार रिपीट हो चुकी है ऊपर से, लेकिन स्टिल फिर भी कीपिंग। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। चलिए ये भी हो जाएगा आपका। अभी आपका सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए हो जाएगा। अभी आप आ जाइए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन है मेजरमेंट, ठीक। जो बिजनेस एंटिटी है उसने जो पास्ट में परफॉर्मेंस करी है, उसको एक पर्टिकुलर डेट पर और फॉर द पीरियड उसको मेजर करना, इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उन सब चीजों को मेजर करना। अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। पूरे एक साल में जितनी भी ट्रांसेक्शन है, जो भी चीजें हुई हैं, उन सबको रिकॉर्ड करके एक आपको उसकी करंट पोजीशन दिखा देती कि अभी वेयर डज द कंपनी स्टैंड्स। फोरकास्टिंग, accounting helps in forecasting future performance and financial position of enterprise using past data and analyzing trends। of course आप पुरानी इंफॉर्मेशन को देखकर बड़े आराम से देख सकते हैं कंपनी अगले कुछ टाइम के लिए किधर जाने वाली है। बहुत इजी है ये, आपको पास्ट डाटा देखकर आगे की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कंपनी की पिछली इफिशिएंसी क्या रही है, पिछली कंपनी अपने ऑब्जेक्ट कितने मीट किए, पिछली परफॉर्मेंस कंपनी की क्या थी। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी इस प्रकार से अकाउंट्स देते हैं तो वहां पर जैसे भी 2022-23 चल रहा है, 2021-22, 20-21 इसका डाटा भी साथ साथ दिया रहता है ताकि आप अगले ईयर के लिए 23-24 के लिए भी एटलीस्ट अनुमान लगा सकें कि पिछले 5 साल से कंपनी अच्छा काम कर रही है, पिछले 5 साल से कंपनी की कोई ज्यादा पेबल्स भी नहीं है, रिसीवर्स भी अच्छे हैं और कंपनी के पास फंड्स वगैरह भी अच्छे हैं। इट मीन्स अगले जो ईयर है उसके अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डिसीजन मेकिंग, अच्छा जो मैं अच्छा कर सकता था इसका रिवर्स भी उतना ही सच है, और वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन ऊपर कर ही चुका हूँ। कंपनी का अभी मोटी बात ही कर रहे हैं, कंपनी पिछले 5 साल से लॉस ही बना रही है या बहुत ही मीगर प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, जिससे कंपनी की अपनी ऑब्लिगेशंस मीट नहीं हो पा रही और कंपनी को इतना ज्यादा पेबल है, कंपनी को बाहर ही बहुत कुछ चुकाना है। ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कंपनी पिछले 5 साल से 1,000 रुपये बना रही है, और कंपनी को देनदारी तो भी छोड़ो, जो देनदारी के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी कंपनी का 500 रुपया है, तो कंपनी का 1,000 में से 500 रुपया तो इंटरेस्ट में निकल जाता है। कंपनी प्रोग्रेस कहाँ से करेगी जब तक कंपनी कम से अपने जो उसकी ओब्लिगेशन है टोटल, उन ओब्लिगेशन तो मीट करे। अभी 500 रुपये उसको कंपनी दे रही है, 500 रुपये बचा रही है, और बाकी की जो एक्सपेंसिस अगर आप लगाए तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बच रहा, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बच रहा। तो जाहिर सी बात है जब तक ये कंपनी कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं जाएगी, कुछ ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, तब तक तो ये इस प्रकार से ही डामाडोल कंपनी रहेगी। वो रिवर्स भी उसका उतना सच है, लेकिन ये सारे फॉरकास्टिंग है, दीज आर नॉट ट्रूथ्स। भविष्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान हर कोई लगाता है और हर लगाए जा सकते हैं। तो पुराना ट्रेंड ही अगले ट्रेंड को फॉलो करता है। जब रिसोर्सेज नहीं तो कंपनी कहां से कमा लेगी। आपको चमत्कार हो जाए, कंपनी कोई फंड रेज कर ले, लेकिन फंड रेज करेगी फिर वही बात आ गई, लोन वाली बात, लोन में फंसेगी, लिवरेजेस में फंसेगी। तो लिवरेज तो फिर कंपनी को वही कंडीशन पे ले आएगा, पहले 500 रुपया कंपनी इंटरेस्ट देगी, अब कंपनी 600 रुपया 700 रुपया इंटरेस्ट देगी, और 200-300 रुपये बढ़ भी जाएंगे तो ले दे की कहानी वहीं आ जाएगी। तो लीवरेजेस से कंपनी आगे नहीं जाएंगी, कंपनी आगे जाएगी बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, efficiency in the uses of resources।
ओके, डिसीजन मेकिंग ये तो ऑलरेडी हो चुका है। कंप्लीशन इवोल्यूशन ये मैंने आपको बता दिया कि साइड बाय साइड अकाउंट दिए जाते हैं उन चीजों को, और फोरकास्टिंग भी होगी तो इसी से होगी, कंप्लीशन इवोल्यूशन से। पिछली परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन आपको कंप्लीशन करना होगा, जब भी आप उसको फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। Accounting assesses performance achieved in relation to targets and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities, which may play an important role in the predicting, comparing and evaluating the financial results. अब कंपनी इस चीज को, अकाउंटिंग इस चीज को एक्सेस करती है कि जो जो टारगेट थे, जैसे एक साल के लिए 5% की ग्रोथ का टारगेट रखा गया, कंपनी उसको अचीव कर पाई, नहीं कर पाई, या अचीव कर पाई तो उसके कितने ऊपर गई। जैसे 5% का ग्रोथ रेट था तो कंपनी ने 7% का ग्रोथ रेट अचीव किया, ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। या कंपनी अपने 5% के रेट को भी अचीव नहीं कर सकी, 4 या 3 पर जाकर रुक गई। तो इस प्रकार से कंपेरिजन भी होता है, इवोल्यूशन भी होता है, और अगर नहीं कर सकी तो क्यों नहीं कर सकी, क्या प्रॉब्लम्स थी। जैसे मान लीजिए अभी कोविड बहुत ज्यादा था, तो ड्यूरिंग द कोविड अगर किसी कंपनी को, तो पता नहीं था कोविड आएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी, किसी कंपनी ने अपनी ग्रोथ रेट 10% सेट किया था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जस्ट बहुत मोटे तौर पर उन्होंने अपने टारगेट ये सेट किए थे कि हम अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा देंगे। मैं इन सबको ग्रोथ रेट बता रहा हूँ, लेकिन कोविड के कारण सब कुछ जाम हो गया, तो हमारी उनकी ग्रोथ रेट फिर भी 4%, 3%, 5% ही हो पाई। अब आप देख के कहेंगे बहुत कंपनी क्यों नहीं कर सकी, लेकिन वो सब उसमें नोट रिपोर्ट में लिखा रहेगा ना कि इस कारण से, तो ये कारण तो जस्टिफाइबल है। ये तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी पूरी इकोनॉमी, और नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई, एवरीवेयर दे वर स्लो डाउन। इस प्रकार से एक तो उनका ये देखना कि पिछली बार हमने 10% की रफ्तार से, 10% की स्पीड से ग्रोथ की थी, इस बार हमने 2% की ग्रोथ से, 2% की रेट से ग्रोथ करी। ये कंपेरिजन हो गया, और इसका इवोल्यूशन कि भाई कोविड था इस कारण हमारी प्रोग्रेस जो कि ओनली 12% थी पिछली बार से ज्यादा, लेकिन कोविड के कारण 10% पूरी दुनिया रुक गई तो हम भी रुक गए। इवोल्यूशन तो ठीक है, जस्टिफाइबल। अदरवाइज व्हाट इज द रीजन, फिर वो रीजन फाइंड आउट करेंगे। वहां पर आपके कॉस्ट अकाउंटेंट लगेंगे, आपके मैनेजरियल अकाउंटेंट लगेंगे, मैनेजरियल अकाउंटेंट वाले लगेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट एंड वर्क्स वाले आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी जो सब उन सबको इवोलेट करेगी कि आखिर वेयर व्हाट वेंट रॉन्ग। अलग चीज हो जाएगी थोड़ी। कंट्रोल अकाउंटिंग आल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम। ये मैंने अभी अभी आपको इसमें क्लियर कर दिया, गलती कहाँ पर हो रही है, क्या वीकनेस है, कहाँ पर एफिशिएंसी नहीं आ रही। बेसिकली सर ना एक ही चीज है, ये इनको अलग अलग पार्ट में समझाने के लिए समझाया गया है। Accounting also identify weakness of operations and provide feedback regarding effectiveness and measurement adopted to check such weakness। ठीक है ना, जैसा भी आपको बताया कि कंपनी ने पिछली बार 10% की ग्रोथ रेट थी, कंपनी इस बार 2% की ग्रोथ रेट आ गई, क्यों। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, कोविड के कारण आ गई, या कोई अर्थक्वेक आ गया, छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो गई इस कारण, या फिर ये सब नहीं भी हुआ, मान लीजिए सब कुछ ओके था, बाकी सब इंडस्ट्री में बूम आया, इकोनॉमी में बूम आया, लेकिन ये कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकी, किस वजह से। ठीक है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा एक कंपनी के शेयर 80% गिर गए, 70% गिर गए, तो वो इन्वेस्टिगेट होना किस वजह से गिर गए, बस पता चल गया कि रिपोर्ट लीक करी थी किसी बेवकूफ ने, कंपनी के ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन लगाए थे, उस चक्कर में कंपनी के डाउन हो गए। तो आप कंपनी को बुरा थोड़ी कह सकते हो, इसका और हो सकता ये भी ना हुआ हो, इकोनॉमी बूम कर गई, इंडस्ट्री भी बूम कर गई, फिर भी कंपनी नीचे गिर रही है, तो कहाँ पर दिक्कत है, किस जगह एफिशिएंसी लेकर आनी है, किस यूनिट को, बिजनेस की किस यूनिट को पकड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पकड़ेंगे या ट्रेडिंग यूनिट को पकड़ेंगे, या किस किस जगह आपको आपने पकड़ना है जहां पर की एफिशिएंसी नहीं है। तो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना, उन चीजों को कंट्रोल लेना, और किस कहाँ पे एफिशिएंसी लेकर आनी है, इफेक्टिवनेस लेकर आनी है।
और किस प्रकार से लेकर आनी है, और इन वीकनेस को कैसे दूर करना है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इन सब के लिए भी अकाउंटिंग आपकी बात करती है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना हो, उसका आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग हो, उसका आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, यहाँ पर सब अकाउंटिंग लगा है। अकाउंटिंग के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ आपका कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आया। तो ये भी अकाउंटिंग का रोल हो सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने अपने अकाउंट्स बना के रख दिए, अब कॉस्ट वाला देखिएगा कि चीजें कहाँ जा रही हैं, मैनेजमेंट वाला इसके ऊपर पूरा विचार करके अपनी रिपोर्ट देगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन, accounting provide necessary information to the government to exercise control on the entity as well as collection of its revenues। ठीक है ना, आप सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी का उसी को ट्रस्ट करते हैं, उसी को देखते हैं, और जब उसके ऊपर सीए अपनी रिपोर्ट लेकर आता है, तो वो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि भाई सीए ने ऑडिट कर रखी है सारी चीजें, तो उसी के ऊपर फिर हम बेस करते हैं। और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए के ऊपर है कि वो उन सब चीजों को रिक्वायर्ड लेवल तक उसने सबको अपना आइडेंटिफाई किया, चेकआउट किया। क्योंकि एक लेवल का तो सीए भी क्या कर सकते हैं, एक लेवल के बाद तो वो भी अपनी जो फोर्सिएबल या जो भी उनकी मैथोलॉजी जहां तक अलाउ करती है वहां तक उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से कंफर्म कर लिया, सब कुछ ओके कर लिया। किसी तरीके का कोई साइन ऑफ फ्रॉड या किसी प्रकार का साइन ऑफ एनीथिंग नेगेटिव नहीं दिखता। नेगेटिव मीन्स इन द ऑपरेशंस, रिपोर्ट की बैलेंस की यहाँ बात नहीं कर रहे, बैलेंस नेगेटिव है या नहीं, इन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स किसी तरीके की हमें नेगेटिवनेस नहीं मिली, कोई हमें इस प्रकार का स्मेल नहीं हुआ, तो अपनी स्टाम्प लगाकर उस चीज को फाइनल कर देते हैं। और उसी को सबसे पहले गवर्नमेंट वगैरह लेकर चेकआउट करते हैं, हाँ जी सब ठीक है या नहीं है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। गवर्नमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन की नीड्स तो इनसे फील होती हैं। जैसे आपकी टैक्स की अपनी अपनी लिमिट से, टैक्स वाला डिप्रिसिएशन बोलता है इतनी परसेंट डिप्रिसिएशन लगेगी इस चीज के ऊपर, इतना परसेंट हो जाएगा। दूसरी चीजें वो अपनी ये बताता है कि मुझे स्टेटमेंट के साथ साथ ये चीजें भी डिस्क्लोज करनी है, ये नोट्स भी लगाने हैं। तो सब कुछ बड़ा फॉर्मा उस हिसाब से बनाकर टैक्सेशन अथॉरिटीज को दिया जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं सेम बड़ा फॉर्मा टैक्सेशन अथॉरिटी के पास नहीं भेजा जा सकता, तो उसी बेसिस पर वो अपना परफॉर्मा पहले देख लेते हैं, हाँ जी सब ठीक है ओके। हाँ डाउट वाली देखो बात अलग है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगा वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन मोर ओवर अकाउंटिंग अकाउंटिंग पे ही सब कुछ आप पर ओके ओके चल जाता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी या कोई बिजनेस में नजर में आ गया है या उसके ऊपर किस प्रकार का डाउट या कोई वो अंडर रेडार है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की चीज अलग है। वो अपना हिडन इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और अपना ओपन इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट राइट नाउ। बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अभी ये 30 मिनट पर हमारा यहाँ तक का पूरा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को 30 मिनट में ही समेटना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें, सीखते रहें और सीख कर आगे बढ़ते रहें, लाइफ में करते रहें, और सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको क्लियर करें प्रॉपरली, इस चीज को सीख कर, और तभी ये होगा जब आप क्वेश्चंस पूछने की आदत डालेंगे। चाहे सिली क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप पूछो पूछो। फाउंडेशन का सब्जेक्ट है, इसमें आप सारे डाउट क्लियर करो, आगे इंटर में डाउट क्लियर करने का वक्त नहीं रहता। जब इंटर में पहुंच जाओगे ना, तो वहां पर डाउट क्लियर करने का ना तो टाइम है, ना कोई ऐसी बुक है जिसमें इंटर में आप अपने फंडाज क्लियर कर सको। वहां पर तो फिर बस एक दूसरा सिस्टम है, लर्न लर्न एंड लर्न। एक इन्फॉर्मेशन उठाओ, दूसरी उठाओ, तीसरा उसको अपने दिमाग में सेट करते चले जाओ। समझने का टाइम वहां नहीं है। नहीं, नई चीजें वहां आप समझोगे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग आपको आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप समझोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एडिटिंग तो आप समझोगे,
लेकिन इस प्रकार से ये चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी। डेबिट क्रेडिट ये सब चीजें, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या क्रेडिट करना है क्या डेबिट करना है, क्यों करना है जर्नल एंट्री, क्यों करनी जर्नल एंट्री, क्यों नहीं करनी, सेल्स बुक क्या है आपकी, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री क्या है, ये सब चीजें नहीं आप कर पाओगे और इन्हीं इनके बिना आप आगे सीख भी नहीं पाओगे। मैं इसलिए इसके ऊपर इतना इतना टाइम अपना यूज कर रहा हूँ कि एक एक वीडियो आपका 40-40 घंटे 40-40 मिनट का हो जाता है, इसीलिए कि आप उसको समझ लें, एक टॉपिक अभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और जब आप इंटर में जाएं तो आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा, सब इंटर के ऊपर इंटर का टाइम लगाएं और इंटर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में उसको भी आप क्लियर करें। टाइम तो बहुत देते हैं बट वो टाइम जरूरी नहीं है कि सारे का सारा टाइम आपने लगाना ही है। आप सक्सेसफुल होकर जितनी जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ के गेम में आइए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लोज करते हैं वीडियो को, नो लेक्चर।